पेट्रोलिंग ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मी दो लाशों की तहकीकात करने के लिए रोड नंबर 12 पर पहुंचते हैं। दोनों के वहां जाते ही हालात कुछ इस कदर भयानक हो जाते हैं कि उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। दोनों पुलिसकर्मी सुनसान सड़क पर अंधेरी रात में जीते जी खुद की ही लाश पेड़ से टंगी देखते हैं और दोनों की रूह कांप उठती है। अंततः दोनों की मौत हो जाती है। रोड नंबर 12 पे जो भी हुआ वो कोई साधारण घटना नहीं लगती है। क्या किसी ने पुलिस वाले के साथ ये गंदा मजाक किया था? क्योंकि वॉकी की आवाज किसी पुलिसकर्मी की आवाज तो नहीं लग रही थी। खैर, पेट्रोलिंग ड्यूटी पर दोनों पुलिसकर्मियों की मौत के बाद चांद जो लाल नजर आ रहा था वो वापस दुधिया होने लगा और पूरे शहर की बिजली भी वापस आ गई। पूरी रात पुलिसकर्मियों की लाश यूं बीच सड़क पर पड़ी रही और उनके गाड़ी के कांच अब धीरे धीरे पहले की तरह पारदर्शी होने लगे। गाड़ी की लाल बत्ती अभी भी चालू थी और वॉकी पर फटी हुई आवाज में कोई बार बार उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रहा था। हेलो, चित्रशाला स्टूडियो के बाहर कोई मारपीट की खबर आई है, चेक करो, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है कि नहीं, ओवर एंड आउट। वॉकी की आवाज चलती रहती है और रात बीतती गई। सुबह के 4:20 हुए थे और तभी एक स्कूटर रोड नंबर 12 पर नजर आती है। स्कूटर ड्राइव करने वाला एक 20-25 साल का आदमी था और थोड़ी नींद में होने के कारण उसकी आंखें रह रह कर बंद हो रही थीं, जैसे कि वो स्कूटर चलाते हुए ही झपकी ले रहा हो। तभी अपनी हेडलाइट की रोशनी में उसने देखा कि सामने एक पुलिसकर्मी बीच सड़क पर पड़ा हुआ है। ये देखते ही उसकी सारी नींद उड़ जाती है और वो डरते हुए वहीं स्कूटर को रोक देता है। नजर घुमाकर आसपास देखने पर उसे एक और पुलिसकर्मी की लाश नजर आती है। सुबह सुबह दो पुलिस वालों की लाश देख उसकी हालत खराब हो जाती है। वो डर के मारे खुद से ही बातें करते हुए कहता है, किसका मुंह देकर उठा था आज, क्या करूं? अगर बिना बताए यहां से भाग गया तो भी मुझ पे ही शक करेंगे और सीसीटीवी में नजर आ ही जाऊंगा कि मैं यहां से गुजरा हूं। ये सब सोचते हुए आखिर में उसने पुलिस को जानकारी देना उचित समझा। उसने फोन निकालकर पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल किया। फोन रिसीव होते ही उसने डरी हुई आवाज में कहा, मैं रोड नंबर 12 से बोल रहा हूं, यहां दो पुलिस वालों की लाश पड़ी है। जी जी, मैं यहीं रुकता हूं, आप आ जाइए। जी, मेरा नाम मुकेश है। यह कहकर मुकेश फोन कट करता है और अपने नसीब को कोसते हुए कहता है, इस शॉर्टकट के चक्कर में मेरा गला न कट जाए आज। कुछ ही देर में सूरज आसमान में उदय होने लगता है और तभी एक पुलिस वैन रोड नंबर 12 पर पहुंचती है। मुकेश वहीं उनके इंतजार में बैठा हुआ था। पुलिस की टीम को देखकर उसकी हालत खराब हो रही थी और वो जरूरत से ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। अपने स्कूटर पर रखी एक बैग से पानी का बोतल निकालकर 2 घूंट पी लेता है। तभी एक 35 वर्षीय सीनियर इंस्पेक्टर शेखर शर्मा गाड़ी से उतरते हुए सब इंस्पेक्टर पप्पू यादव से क्राइम सीन को घेरने का आदेश देता है। दोनों तरफ से कोई गाड़ी नहीं गुजरनी चाहिए। इंस्पेक्टर शेखर की नजर फिर मुकेश की तरफ जाती है। मुकेश भी डरा हुआ उसे देख रहा होता है। इंस्पेक्टर शेखर उसे इशारे से अपनी ओर बुलाता है। मुकेश चलकर उसके पास आता है और डरी हुई आवाज में नमस्ते करता है। लेकिन इंस्पेक्टर शेखर उसे शक की नजर से देखते उससे पूछता है, फोन तुम्ही ने किया था? जी सर, मुकेश डरी हुई आवाज में जवाब देता है। इतनी सुबह यहां क्या करने आए थे? इंस्पेक्टर शेखर इंट्रोगेशन वाले अंदाज में उससे सवाल करता है। जी सर, मैं वो नेट प्रैक्टिस के लिए जा रहा था। मैं क्रिकेट खेलता हूं। डरते हुए मुकेश की जबान लड़खड़ा रही थी। उसके ललाट पर पसीना भी आने लगा था। उसकी घबराहट को देखते ही इंस्पेक्टर शेखर उसे कुछ पल के लिए घूरता रहता है। वो जानता है कि मुकेश काफी नर्वस है और शायद वो डर से कोई ऐसी बात कह दे जिससे पुलिस का काम आसान हो जाए। रोज सुबह क्रिकेट खेलने जाता है? पुलिसकर्मी सवाल करता है। मुकेश लड़खड़ाते हुए जवाब देता है, नहीं सर, हफ्ते में 5 दिन जाना पड़ता है। रणजी के सिलेक्शन की तैयारी कर रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, चल अब सारी बात बता। यहां आते ही सबसे पहले क्या देखा तूने? इंस्पेक्टर शेखर उससे पूछता है। सर, मैं स्कूटर पर नॉर्मल स्पीड में आ रहा था। अचानक सामने पुलिस वाले की, सॉरी, मेरा मतलब इनकी बॉडी देखी। मैं बहुत डर गया। स्कूटर रोक के देखा तो उनकी बॉडी में कोई हरकत नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे लगा कि इसकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और मैंने सीधे पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगाया। मुकेश ने सारी बात बताई, लेकिन इंस्पेक्टर शेखर उसके बयान से कुछ संतुष्ट नजर नहीं लग रहा था। तभी सब इंस्पेक्टर यादव आकर सूचित करते हुए कहता है,
सर, ड्राइवर के बॉडी पर सीरियस इंजरीज हैं, लेकिन इनके बॉडी पर कोई भी चोट का निशान नजर नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर शेखर उसकी बातों को गौर से सुनते हुए सवाल करता है। पूरे एरिया को ठीक से स्कैन किया है? सब इंस्पेक्टर यादव हाँ में जवाब देता है। इंस्पेक्टर शेखर उससे वापस सवाल करता है, आसपास कोई सुराग या कोई लीड मिला? लेकिन सब इंस्पेक्टर यादव निराशा भरे स्वर में कहता है, नहीं सर, वैसे मैंने एम्बुलेंस के लिए फोन कर दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ पता लगेगा। लेकिन सर, एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये दोनों यहाँ क्या कर रहे थे। इनकी ड्यूटी तो मार्केट एरिया में थी। यही बात तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आखिर यहाँ करने क्या आए थे दोनों यहाँ खुद आए थे या किसी ने धोखे से इन्हें यहाँ बुलाकर इनकी हत्या कर दे। इंस्पेक्टर शेखर गंभीरता के साथ कहता है। तभी वहाँ एम्बुलेंस के सायरन की आवाज आने लगती है। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनकर मुकेश को लगता है उसका काम खत्म हो गया और इंस्पेक्टर शेखर से नम्र आवाज में पूछता है, सर, मुझे काफी देर हो गई है, मेरा नेट प्रैक्टिस के लिए जाना जरूरी है। इंस्पेक्टर शेखर उसके सवाल को सुनकर भी अनसुना करते हुए आते हुए एम्बुलेंस की तरफ देखता रहता है। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज तेज होती जाती है और आखिर में क्राइम सीन पर पहुंच जाती है। एम्बुलेंस के रुकते ही दो लोग जल्दी से स्ट्रेचर निकालकर बाहर आते हैं। सब इंस्पेक्टर यादव उन्हें बॉडी दिखाते हुए एम्बुलेंस के अंदर ले जाने में मदद करता है। वहीं शेखर अपने फोन पर किसी आला अफसर से बात कर रहा होता है। दोनों की ड्यूटी मार्केट में थी सर, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विटनेस कोई 20-25 साल का लड़का है। जी सर, जय हिंद सर। यह कहते हुए इंस्पेक्टर शेखर अपना फोन डिस्कनेक्ट करता है। उसकी बातें सुनकर मुकेश को कुछ अजीब सा लगता है और वो वापस उससे नम्रता से पूछता है, सर, अब मैं जाऊं? मुझे बहुत लेट हो गया है। ये कोई क्रिकेट का खेल लग रहा है तुम्हें? इंस्पेक्टर शेखर रौब के साथ मुकेश से पूछता है। मुकेश इंस्पेक्टर के इस बर्ताव से और डर जाता है और दबी हुई आवाज में कहता है, नहीं सर। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, तुम्हारा स्टेटमेंट लिया जाएगा, कुछ सवाल के जवाब देने होंगे, उसके बाद जा सकते हो। इंस्पेक्टर शेखर उसे घूरते हुए कहता है। मुकेश को कुछ समझ नहीं आता कि वो कहाँ फंस गया है। इंस्पेक्टर शेखर अपनी गाड़ी में बैठते हुए मुकेश को सख्ती से कहता है, हमारे पीछे पीछे स्कूटर थाने लेकर आओ। मुकेश डर से शांत खड़ा रहता है और कोई आवाज नहीं करता है। यादव, तुम इसके साथ स्कूटर पे आ जाओ। इंस्पेक्टर शेखर अपने सब इंस्पेक्टर से कहता है। सब इंस्पेक्टर यादव जी जनाब कहकर मुकेश के पीठ पर हाथ रखते हुए उससे कहता है, चलो स्कूटर स्टार्ट करो। इंस्पेक्टर शेखर अपनी पुलिस का वैन स्टार्ट करता है कि तभी एक काली बिल्ली उसका रास्ता काट देती है। इंस्पेक्टर ये देख गुस्से में अपनी वैन वापस बंद कर देता है और मुकेश को जोर से कहता है, चल अपना स्कूटर आगे ले। मुकेश डर से ना नहीं कर पाता और अपना स्कूटर स्टार्ट करता है। मुकेश पुलिसकर्मी के कहने पर अपना स्कूटर आगे बढ़ाता है। इंस्पेक्टर शेखर दोबारा अपनी वैन स्टार्ट करता है और स्कूटर के पीछे पीछे जाता है। तभी स्कूटर ड्राइव करते हुए मुकेश का फोन बजने लगता है। मुकेश फोन उठाकर रिसीव करता है। फोन उसके कोच का था। मुकेश घबराए हुए फोन पर उनसे अपनी समस्या बताता है। सर, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। अरे नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया है। वो मुझे रास्ते में 2 पुलिस वालों की डेड बॉडी दिखी थी और मैंने हेल्पलाइन नंबर पर इन्फॉर्म किया था, इसलिए स्टेटमेंट देने के लिए जाना पड़ रहा है। तभी पीछे से सब इंस्पेक्टर यादव उसका फोन छीन लेता है और कट कर देता है। मुकेश डर से कहता है, वो मेरे कोच का फोन था। यादव उससे कहता है कि जिसका भी हो, ड्राइव करते हुए फोन पर बात करना जुर्म है, पता है कि नहीं? पता है, मुकेश डरता हुआ जवाब देता है और स्कूटर ड्राइव करता रहता है। आखिर में मुकेश पुलिस स्टेशन पहुंचता है। यादव उसे अपने साथ अंदर लेकर जाता है। पुलिस स्टेशन के अंदर का माहौल देखकर मुकेश काफी घबराया हुआ लगने लगता है। मुकेश को एक बेंच पर बिठाकर सब इंस्पेक्टर यादव कुछ सहकर्मियों के साथ मर्डर केस की बातें करने में लग जाता है। वो मुकेश की तरफ दिखाकर सबसे बातें कर रहा होता है। मुकेश ये देख काफी घबराया हुआ है और मन ही मन सोचता है कि ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे मैंने ही मर्डर किया हो। मुकेश काफी देर तक बैठा रहता है। उसका फोन भी सब इंस्पेक्टर यादव के पास है और वो किसी से संपर्क भी नहीं कर सकता। मुकेश को बैठे बैठे काफी देर हो जाती है और नींद से उसकी आंखें भी बंद होने लगती हैं। तभी अचानक सब इंस्पेक्टर यादव उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उससे कहता है, ओए, यहाँ सोने के लिए आया क्या? मुकेश फौरन आंखें खुलते कहता है, नहीं, बस बैठे बैठे आंख लग गई सर। और कितना टाइम लगेगा? चल, सर तुझे ही बुला रहे हैं, सब इंस्पेक्टर यादव उससे कहता है।
मुकेश डरते हुए इंस्पेक्टर शेखर के पास आकर खड़ा हो जाता है। इंस्पेक्टर शेखर उसे बैठने को कहता है और फिर सवालों का सिलसिला शुरू हो जाता है। नाम, पता, मोबाइल नंबर और बाकी सारी जानकारी लिखने के बाद इंस्पेक्टर शेखर मुकेश से गंभीर होकर पूछता है, क्या तुमने और भी कुछ देखा है जो हमें नहीं बता रहा है? मुकेश ये सुनकर डरते हुए कहता है, नहीं सर, मैं कुछ क्यों छुपाऊंगा, मैंने जो देखा सब बता दिया है। इंस्पेक्टर शेखर फिर भी उसकी कहानी से संतुष्ट नहीं होता है और उसे वार्न करते हुए कहता है, जरूरत पड़ी तो तुम्हें वापस से यहाँ आना पड़ेगा, और हाँ, हमसे पूछे बिना शहर के बाहर नहीं जा सकते हो, और कोशिश की ना तो रन आउट हो जाओगे, समझे? मुकेश रोनी सूरत बनाकर उससे कहता है, लेकिन सर नेक्स्ट वीक मेरा मैच है, मैं विकेट कीपर हूं टीम का। इंस्पेक्टर शेखर हंसते उससे कहता है, तू मुकेश है, महेंद्र नहीं, समझा? तेरे बदले किसी और को चांस मिल जाएगा इस मैच में। शहर से बाहर नहीं जाना है बस, चलो जाओ अब यहां से। मुकेश को समझ आ जाता है कि उसके किसी भी बात का कोई असर नहीं होने वाला है। वो उठकर वहां से बाहर जा ही रहा होता है कि तभी सब इंस्पेक्टर यादव आकर इंस्पेक्टर शेखर को बताता है कि रोड नंबर 12 पर कोई भी सीसीटीवी काम नहीं कर रहा था। ये सुनते ही मुकेश मन ही मन सोचता है, क्यों रुक गया मैं बेकार में, वापस उसी रास्ते से जाऊंगा अब तो। दिन ढल गया और सूर्यास्त होते ही मुकेश वापस स्कूटर लेकर रोड नंबर 12 की तरफ से घर जा रहा होता है। लेकिन इस बार मुकेश को वहां ड्राइव करते हुए कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था चारों तरफ। सुबह वाली काली बिल्ली वापस उसके स्कूटर के सामने आकर उसका रास्ता काट देती है। मुकेश इस बार झट से ब्रेक लगाकर स्कूटर वहीं रोक देता है। अरे यार, ये क्या नाटक है, ये सारे कुत्ती बिल्ली मेरे पीछे ही क्यों पड़ गए हैं? खुद से कहता हुआ वो वहीं रुक कर आसपास देखता है। अचानक उसे ऐसा लगता है कि कोई साया उसके सामने बिजली की गति से गुजर गया हो। मुकेश के दोनों हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वो सोचने लग जाता है, गलती कर दी वापस इधर आके, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। ये सोचते हुए वो वहां से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझता है और वापस स्कूटर स्टार्ट करके स्पीड में वहां से आगे बढ़ता है। स्कूटर की हेडलाइट बहुत ही स्पीड में रोड से गुजर रही होती है कि अचानक मुकेश को सामने एक पुलिसकर्मी हांफता हुआ नजर आता है। वो पुलिसकर्मी हाथ दिखाकर उसे रुकने का संकेत दे रहा होता है। मुकेश डर से स्कूटर की चाल धीरे करता है और जैसे ही ब्रेक मारने को होता है कि पुलिसकर्मी दौड़ता हुआ उसकी तरफ आता है और हांफते हुए कहता है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से ले चलो, जल्दी चलो। मुकेश तो जैसे ये देख बहुत ही असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है उसके साथ। ऐसा लगता है जैसे उसकी जिंदगी कोई फिल्मी कहानी बन गई हो। मुकेश उस पुलिसकर्मी को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए उस पुलिसकर्मी को पीछे की सीट पर बैठने की इजाजत देता है और तुरंत स्कूटर स्टार्ट करके स्पीड में वहां से आगे बढ़ गया। वापस स्कूटर की हेडलाइट रोड नंबर 12 पे तेजी से गुजर रही होती है। तभी डरा हुआ मुकेश पीछे बैठे पुलिसकर्मी से पूछता है कि आखिर बात क्या है, आप इतना डरे हुए क्यों हैं? और तभी एक हवा का झोंका आता है और पीछे बैठे पुलिसकर्मी का सर उड़ा कर ले जाता है। मुकेश अपने रिवर व्यू में देखता है कि उसके पीछे बैठे पुलिसकर्मी का सर उसके धड़ से गायब है। ये देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या मुकेश किसी बड़ी मुसीबत का शिकार बनने वाला है? क्या उसकी जान भी खतरे में है? और अचानक ये रोड नंबर 12 पे कौन सा तांडव शुरू हो गया था? इन सारे सवालों का जवाब सुनने के लिए सुनते रहिए रोड नंबर